चलिए शुरुआत करते हैं कक्षा 12 की फिजिक्स। तो सबसे पहले आपको कक्षा 12 की फिजिक्स के बारे में हम बताते हैं कि आपके पास में टोटल जो यूनिट है कुल वो है 9 यूनिट। तो जिसमें सबसे पहली जो यूनिट है उसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जिसको हिंदी में बोलते हैं स्थिर वैद्युतिकी। खैर ये हिंदी का नाम है, कोई बात नहीं। तो इसके अंदर आते हैं आपके पास में 2 चैप्टर, और दोनों के दोनों चैप्टर ही बहुत अच्छे हैं। और अगर हम बात करेंगे इसका जो पहला चैप्टर है, आज उसी की शुरुआत कर देते हैं। तो आपके पास में जो पहला चैप्टर है उसका नाम है विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। कि आप लोग सभी के सभी सबसे पहले तो एक बात हमेशा याद रखें, जब भी आप ऑनलाइन पढ़ाई करें तो ऑनलाइन पढ़ाई में सबसे पहले स्टूडेंट का एक्टिवेट होना बहुत जरूरी है। आपको ऐसा नहीं करना कि आप जैसे कि फिल्म देख रहे हो। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे कि जब भी आप लोग ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं तो सबसे पहले विद्यार्थी का एक्टिवेट होना बहुत जरूरी है। एक्टिवेट से मेरा मतलब है कि जब भी आप ऑनलाइन पढ़ाई करें तो आप अपने नोट्स उठाइए, कॉपी पेंसिल उठाइए, क्योंकि हम आपको जब कक्षा 12 की फिजिक्स पढ़ाएंगे तो हम आपको सभी डेफिनेशन भी लिखवाएंगे, आपको थ्योरी भी लिखवाएंगे, आर्टिकल भी करवाएंगे और साथ साथ में प्रैक्टिस भी करवाएंगे। क्योंकि ऐसा नहीं कि आपने खाली फिल्म देख ली एक और बस खाली हो गया, ऐसे नहीं होगा। अगर आप ऐसे पढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि फिजिक्स में मजा नहीं आएगा। चलिए तो हम शुरू करते हैं अब चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र। अंग्रेजी में बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। उम्मीद है कि आप सभी के पास में कॉपी पेंसिल रेडी होगी और हम आपको चैप्टर की थ्योरी भी लिखवाएंगे और चैप्टर में जो जो मुख्य टॉपिक है सब कुछ बताएंगे। न्यूमेरिकल भी करवाए जाएंगे, आर्टिकल भी करवाए जाएंगे, सब कुछ करवाया जाएगा। बशर्ते आप अपनी कॉपी पेंसिल तैयार रखिए, क्योंकि हम आपको थ्योरी बोलेंगे और आप लोग लिखेंगे भी। क्योंकि अगर आप एक्टिवेट नहीं होंगे तो तब बड़ी दिक्कत होगी। तो देखिए, चैप्टर शुरुआत करने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि हम पढ़ क्या रहे हैं। वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। क्या आप लोगों ने वैद्युत आवेश कक्षा 12 से पहले कभी पढ़ा है? तो अगर मैं वैद्युत आवेश की बात करूं तो आपने वैद्युत आवेश के बारे में कक्षा 10 में पढ़ा है। बशर्ते आपको कुछ बच्चों को याद भी होगा और कुछ को याद नहीं होगा। आपने पढ़ा होगा, जहां तक उम्मीद है, क्यू के बारे में, क्यू इक्वल टू आई टी। मुझे उम्मीद है कि पढ़ा होगा कक्षा 10 में, और वहां पर ये पढ़ने के लिए काफी है। एक थोड़ी सी बेसिक नॉलेज है, इतना तो नहीं है। कक्षा 10 में इतना है कि बस आपको थोड़ा सा बेसिक सा एक कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा कि आवेश क्या होता है, विभवांतर क्या होता है, चार्ज क्या होता है, इस टाइप की चीजें वहां पर है। अगर मैं बात करूं तो कक्षा 12 की फिजिक्स का थोड़ा सा बेसिक कक्षा 10 में आता है। इसी प्रकार से कक्षा 11 की फिजिक्स का थोड़ा सा बेसिक कक्षा 9 की फिजिक्स में आता है। जब भी आप फिजिक्स में कोई भी चैप्टर पढ़ेंगे तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि आप चैप्टर में क्या पढ़ेंगे और क्या नहीं पढ़ेंगे। जैसे कि आपके चैप्टर का नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो देखो, मैं इसके बारे में आपको थोड़ी सी एक छोटी सी कॉमन सी चीज बताऊंगा। जैसे कि सपोज कीजिए ये वायर है आपका, ये तार है। आपको पता है कि तार में करंट आता है। जब तार में करंट आता है तो इसमें जो धारा बहती है, तो धारा के कारण ही आवेश उत्पन्न होता है। तो देखिए,
तो इसमें जो करंट यानी कि धारा बह रही है वो एक प्रकार से धारा आवेश के रूप में संचित होती है, वो हम आपको बताएंगे जब डेफिनेशन आएगी। तो जब इसमें करंट यानी कि बिजली आती है तो वो तो होता है आवेश, क्या होता है वो, आवेश। और जब आपको पता होगा कि सपोज कीजिए कि मानने की बात है कि चलो देखो आपको पता होगा कि लाइन ना दो प्रकार की होती है, एक तो होती है एचटी और एक होती है एलटी। एचटी का मतलब होता है हाई टेंशन और एलटी का मतलब होता है लो टेंशन। तो यहाँ पर जैसे कि आपके घरों में जो यूज होती है वो तो एलटी होती है, जिसको हम लो टेंशन बोलते हैं। वो अक्सर ये नॉर्मली आपको पता होगा कि वैसे पैमाना जो है 220 वोल्टेज का है, वो आपके घरों में आती है। तो इसका तो करंट इतना महसूस नहीं होता होगा, लेकिन आपको पता होगा जो आपने कभी अपने गांव में या फिर कभी बाहर किसी शहर में देखा होगा, जो जिसको एचटी आपने बड़े बड़े खंभे देखे होंगे, तो वहां पर जो उसमें जो वायर होते हैं वो होती है एचटी। और आपने देखा होगा कि जो एचटी होती है तो आपकी इसकी एक खासियत होती है कि जब इसमें धारा बहती है तो इसके जो चारों ओर का क्षेत्र है, आपको इतना पता होगा कि अक्सर सपोज कीजिए कि कोई वस्तु है या फिर कोई भी चीज, कोई चालक वस्तु है, जैसे सपोज कि मेरा हाथ ही है और ये हाई टेंशन का तार है, और मैं सपोज करो तार तो इतनी दूर है और मैं अपना हाथ यहाँ पर लेके गया हूँ, यहाँ पर सिर्फ, तो क्या करती है हाई टेंशन, तो इतनी दूर से ही हाथ को खींच लेती है, हाथ को क्या कर लेती है, खींच लेती है। तो आखिरकार वो कौन सी चीज है जो उसको खींच के ले जा रही है आखिर? सबसे पहले तो ये समझो कि देखो सपोज कीजिए तार यहाँ पर है और सपोज कीजिए कि मैं यहाँ पर, यहाँ से तो थोड़ा खींचेगा, ये क्या करेगा कि जो इसका एक निश्चित दायरा है, जैसे सपोज करो कि ये यहाँ तक का या यहाँ तक का जितना दायरा है कि तो ये यहाँ से इसको खींच लेता है, तो वो क्षेत्र जहां से ये इसको अपनी मतलब किसी भी चालक वस्तु को अपनी ओर खींच लेगा वो तो होता है विद्युत क्षेत्र। क्या होता है वो? विद्युत क्षेत्र। दूसरी बात, ऐसी कौन सी चीज है जो उसको खींच करके ले गई है? वो काल्पनिक आपको दिखाई तो नहीं दे रही है, उनको यहाँ पर बोलते हैं विद्युत बल रेखाएं। और इस चैप्टर में मेन जो तीन चीज है वो यही है, एक तो आवेश, एक विद्युत बल रेखाएं और दूसरा विद्युत क्षेत्र। इसी तीनों के बारे में पूरा चैप्टर की बैंडेशन है। ये तो एक छोटी सी जानकारी, वैसे तो बहुत बड़ा चैप्टर है, छोटा मोटा चैप्टर नहीं है। और इसमें कई प्रकार के आपके पास में आर्टिकल भी है, न्यूमेरिकल्स भी है, सब कुछ हम आपको पढ़ाएंगे और हम आपके नोट्स बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बनाएंगे, बहुत अच्छे तरीके से। मतलब हम आपको डेफिनेशन भी लिखवाएंगे, परिभाषा भी लिखवाएंगे, मात्रा सब कुछ। मतलब आप ये मानो कि आपको ऐसा महसूस होगा जैसे कि आप लोग ट्यूशन पढ़े हो, बिल्कुल सेम। इसलिए मैंने आपको बोला कि आप अपनी कॉपी और पेन से निकालिए और लिखना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। और हम आपको डेफिनेशन बिल्कुल सेम ऐसी लिखवाएंगे जैसी आपको सीधा पेपर में लिखनी होती है। मतलब आपको थोड़ा सा भी अलग नहीं लिखना है, मतलब सेम टू सेम आपके नोट्स बनेंगे बहुत अच्छे। और हम कोशिश यही करेंगे कि आप बेस्ट से बेस्ट पढ़े। तो ध्यान दीजिए, जैसे कि सबसे पहले आपके पास में जो हेडिंग है उसका नाम है विद्युत आवेश। क्या हेडिंग है? विद्युत आवेश। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है, अब आपने पहले पढ़ा होगा कि विद्युत आवेश के बारे में हमारे पास में कक्षा 10 में पढ़ने को था, जिसमें लिखा होता है Q इक्वल टू आई टी। तो देखिए हम आपको डेफिनेशन किसी फॉर्मूले से बनाना सिखाएंगे कि डेफिनेशन कैसे बनती है। देखिए यहाँ पर Q होता है आवेश, I होती है धारा, T होते हैं समय। और साइंस की भाषा में या फिर मैं बोलूं तो फिजिक्स की भाषा में कभी भी एक लिखते हैं ना, एक, तो एक को अक्सर एकांक लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? एक को एकांक। ये साइंस की भाषा में अक्सर लिखा जाता है कि एक मतलब एकांक, किसी भी डेफिनेशन को लिखने के लिए। तो हम क्या करेंगे, देखो ध्यान दीजिए, सपोज कीजिए हमारे पास में टी का मान एक है, एक का मतलब एकांक, ठीक है। तो क्यू के इक्वल टू क्या हो गया? आई। क्यू के इक्वल टू क्या हो गया? आई। तो इसका मतलब डेफिनेशन क्या हुई कि जब किसी चालक तार में, क्या लिखेंगे कि किसी चालक तार में एकांक समय, क्या भाई ये? एकांक समय में बहने वाली धारा उसका क्या कहलाती है? आवेश कहलाती है। सिंपल सी परिभाषा है, बिल्कुल सीधा से फॉर्मूले बेस पर है। क्या लिखना है कि एकांक समय में बहने वाली धारा क्या कहलाती है? आवेश कहलाती है किसी भी चालक में। सिंपल सी कहना। एकांक आवेश से यहाँ पर क्या मतलब है? जैसे कि सपोज कीजिए एकांक मतलब आपने अपना मोबाइल चार्जिंग पर लगाया है, तो एकांक आवेश से मतलब है कि आपका चार्जिंग, आपका मोबाइल एकांक मतलब एक घंटे में कितना चार्जिंग हुआ, कितना वो मतलब वो 0% से 80% हुआ, तो वो आवेश एकांक समय। या फिर एक मिनट भी कह सकते हैं आप उसको, एक सेकंड भी कह सकते हैं और एक घंटा भी कह सकते हैं। ये अलग अलग मतलब एकांक मतलब एक लेना है आपको, चाहे तो वो सेकंड हो या मिनट हो या फिर घंटा हो, ये इसका मतलब है यहाँ पर, ठीक है। तो अब आप लोग एक काम करिए, इसकी डेफिनेशन लिखना शुरू कीजिए, ठीक है। और डेफिनेशन जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं आपको ऐसे ऐसे ही अपने नोट्स में भी लिखना है। और जिन बच्चों ने सपोज कीजिए इस चैप्टर को पहले से पढ़ा है
और वो अपना रिपीट कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आप अपना इसको रिपीट कीजिए और साथ साथ में देखिए कि आपकी, क्योंकि हो सकता है कि आपको कोई नई चीज मिले, है ना, ऐसा कुछ नहीं कि कुछ नया भी मिल सकता है आपको। तो मैं जैसे जैसे आपको डेफिनेशन लिखवाऊंगा, आप देखो मैं बोर्ड पे भी डेफिनेशन लिखूंगा और आप लोग अपने नोट्स में भी डेफिनेशन लिखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपका कुछ भी छुपे, सब कुछ आपको प्रॉपर यहाँ पर मिलेगा। ऑनलाइन, ये ऑनलाइन तो सिर्फ नाम का होगा, मैं आपको इस तरीके से पढ़ाने की कोशिश करूंगा जैसे कि आपको आपके घर में बिठाकर कोई ट्यूशन पढ़ा रहा है, सेम वही चलेगा आपका, ठीक है। और मैं जल्दी ही आपके, और साथ में हमने अपना एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है और आप उस टेलीग्राम चैनल पर आप अपनी समस्या बताएंगे तो हम आपकी समस्या का भी समाधान बताएंगे, ठीक है ना। आप अपनी समस्या बताइए, हमें ये समस्या है कि क्या समस्या, आप हमें बताइएगा तो हम आप उसका सोल्यूशन भी आपको देंगे। तो खैर स्टार्ट करते हैं, चलिए। विद्युत आवेश की आप परिभाषा लिखिए, लिखिए कि जब किसी चालक तार में, लिखिए जब किसी चालक तार में वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो एकांक समय में बहने वाली धारा को वैद्युत आवेश कहते हैं। तो ये होगी हमारी परिभाषा। अब मुझे लगता है कि आपने भी लिख लिया हो गया। साथ में लिखिए कि इसे स्मॉल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। ये भी मुझे लग रहा है कि आपने लिख लिया होगा। देखो मेरी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है कि आपको शब्द अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ है। और मुझे पता है कि आप लोगों की राइटिंग बहुत अच्छी है, मेरी राइटिंग अच्छी नहीं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको लिखे हुए शब्द बिल्कुल समझ में आ जाए, ठीक है ना। तो अब देखो, तो Q इक्वल टू क्या फॉर्मूला है? आई टी, ये हो गया इसका फॉर्मूला। देखो फिजिक्स में जब भी हम कोई परिभाषा लिखेंगे तो उसमें तीन चीज लिखनी बहुत जरूरी है। नंबर एक फॉर्मूला, उसका मात्रक, विमा और राशि, ठीक है। तो इसका फिर लिखेंगे मात्रक, कि इसका मात्रक क्या है। तो मात्रक क्या होगा? आई है, तो धारा का मात्रक आपको पता होना चाहिए कि एम्पियर होता है। क्या होता है मात्रक? एम्पियर। और समय का क्या होता है? सेकंड। देखो एम्पियर गुणा सेकंड लिख देंगे हम इसको, ठीक है ना, जिसको हम बोलेंगे एम्पियर सेकंड। देखो जब भी कोई चीज गुणा में होती है फिजिक्स में तो उसमें बीच में छोटा सा गैस देते हैं कि ये दोनों मात्रक एक साथ है ना। और यहाँ पर एम्पियर सेकंड को एक साथ बोलते हैं कुलाम। क्या बोलते हैं हम इसको? कुलाम। क्या बोलते हैं? कुलाम, ठीक है। और इसका संकेत क्या है? सी। संकेत क्या है इसका? सी। इसको कुलाम बोलते इसलिए है क्योंकि इसकी खोज वैज्ञानिक कुलाम ने की थी, तो इसलिए उसने अपने नाम पर ही इसका। देखो आप लोगों ने देखा होगा कि फिजिक्स में अक्सर ऐसा ही है कि जिसकी खोज जिसने की है तो उसके मात्रक अक्सर उसी वैज्ञानिक के नाम पर है। जैसे कि बल का मात्रक न्यूटन होता है तो बल की खोज न्यूटन ने की थी, सीधी सी बात है। ऐसे ही आवेश की खोज किसने की थी? गुलाम ने की थी, तो उसने अपने नाम पर इसका मात्रक लिख दिया है, ठीक है ना। तो ये है आवेश की डेफिनेशन, ठीक है ना। ये बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन आपने भी लिख ली होगी। अब जो नेक्स्ट हेडिंग है ध्यान दीजिए, वो है आवेश के प्रकार। क्या है? आवेश के प्रकार, हेडिंग डाल लीजिए, ठीक है। और इसमें मैं आपको बोल रहा हूं कि आप खुद लिखिए, क्योंकि इसमें जो ना फिर बोर्ड में लिखने में बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। तो आप लोग लिखें कि आवेश दो प्रकार का होता है। आपने देखा भी होगा, सिंपल सी बात है। आवेश कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। आप अपने भी कॉपी पर लिख लीजिए और मैं यहां पर भी लिख देता हूं कि आवेश दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का होता है। क्या है? नंबर एक आपको पता होगा, धनावेश। क्या होता है नंबर एक? धनावेश। और नंबर दो कौन सा आवेश होता है बताइए? आप लोग जानते हैं पहले से, ऋणावेश। धनावेश बोले तो पॉजिटिव और इसको बोले तो नेगेटिव। आप अपने घरों में बैठे हर जगह देखते हैं प्लस माइनस, कोई बड़ी बात नहीं है। इसको आप दैनिक जीवन में समझते भी है ना। इसमें एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? कि दो सजातीय आवेश, देखो एक बिंदु है, पॉइंट है छोटा सा, कि दो सजातीय आवेश, आप लोग जानते भी होंगे, इसको तो बड़ी बात भी नहीं है। दो सजातीय आवेश, सजातीय आवेश बोले तो या तो प्लस प्लस या क्या होगा? माइनस। सजातीय मतलब समान जाति के, मतलब यानी कि या तो दोनों प्लस प्लस या फिर दोनों क्या? माइनस माइनस। क्या करते हैं एक दूसरे को? आप लोग जानते भी होंगे, बहुत अच्छे से पढ़ा आपने। एक दूसरे को क्या करते हैं?
प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। और बाई चांस दो क्या होंगे? विजातीय। तो विजातीय क्या करते हैं? विजातीय, तो दो विजातीय आवेश, विजातीय बोले तो क्या, एक प्लस और एक क्या, माइनस, क्या करते हैं? एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये है आवेश के बारे में, ठीक है ना। तो यहां पर आपने अभी तक क्या पढ़ा है कि आवेश होता क्या है, उसकी डेफिनेशन है, मात्रक है, प्रकार है, इतना आ गया है ना। अब देखो, ये तो लगभग कक्षा 10 का है। अब चलेगा मेन सिस्टम, जो कक्षा 12 का जो आपको पढ़ना है। वो क्या चीज है? आवेश के गुण, ठीक है ना। आप अपने नोट्स प्रॉपर बनाइए, प्रॉपर मैं थोड़ी यहाँ पर लिखवाना, सेम आप अपनी कॉपी में लिखिए, आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है, टोटली आपको यहीं पर मिलेगा, सब कुछ पूरी फिजिक्स आपको मिलेगी, ठीक है ना। तो आपने, मुझे लगता है कि डेफिनेशन लिख ली होगी और आप आवेश समझ गए, प्रकाश समझ गए क्या होता है, ठीक है। अब आएगा मुख्य पॉइंट जो कक्षा 12 का है, ठीक है ना। उसमें क्या है, ध्यान दीजिए, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट हेडिंग है उसका नाम है आवेश के गुण। बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है और यही मेन जो हेडिंग है ना, सही बोलो तो कक्षा जो 12 का हेडिंग है वो अभी स्टार्ट हुआ है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, कि आवेश में गुण क्या क्या होते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, आवेश में 3 गुण है। मुझे लग रहा है जब मैंने आपको डेफिनेशन लिखवाई थी आवेश की, तो मैंने उसमें आपको एक चीज नहीं लिखवाई कि आवेश कैसी राशि, उसमें राशि भी लिख देना, राशि होती है आवेश अदिश। कैसी होती है राशि? अदिश, ठीक है ना। तो इसमें जो गुण है, आवेश के कितने गुण हैं, ध्यान दीजिए। आवेश के अंदर होते हैं 3 गुण, ठीक है। तो इसमें लिख देना कि इसके 3 गुण हैं। कितने गुण हैं भाई? इसके 3 गुण हैं, ठीक है। तो देखिए, इसका जो पहला गुण है उसका नाम है योज्यता का गुण, और इसको बोलते हैं अंग्रेजी में एडिटिविटी, ठीक है ना। इसको सिंपल भाषा में बोले तो हम, यह होता है आपके पास में आवेश को जोड़ना या घटाना। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आवेश कैसी राशि है? आवेश एक अदिश राशि है, और जो राशियां अदिश होती है उनको हम आसानी से तो जोड़ सकते हैं, आसानी से घटा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप लोग अपने सिंपली नंबर जोड़ते हैं, जैसे कि 2 3 कितना होता है? 5, 5 में से 3 का कितना बचेगा? 2। ये सेम तरीका होता है इसका भी, ठीक है ना। तो कैसे लिखेंगे? पहले थोड़ा लिखते हैं। चूंकि आवेश एक अदिश राशि है, कैसी राशि है? अदिश राशि है, इसलिए इसे अन्य अदिश राशियों की भांति ही, अदिश राशियों की भांति ही आसानी से जोड़ा या घटाया जा सकता है, ठीक है ना। और इसका एग्जांपल आप लोग यहां पर अब देखेंगे। एग्जांपल के तौर पर सपोज कीजिए कि आपने, कोई चालक है आपके पास में, मानने बात है कि चाहे तो कोई चालक हो या फिर कोई वस्तु हो, कि यदि किसी चालक या वस्तु को आपने क्रमशः दिया, को क्रमशः प्लस Q1 कोमा प्लस Q2 माइनस Q3 माइनस Q4 आदि, इससे आगे भी कुछ और हो सकता है। आवेश दिए जाए तो उस पर कुल आवेश निम्न होगा। क्या होगा? ध्यान दीजिए, ठीक है ना। तो कुल आवेश जो होगा हमारे पास में, Q इक्वल टू, ये सभी के सभी आपस में जुड़ जाएंगे, Q1 प्लस Q2 प्लस ये माइनस का है Q3 प्लस ये भी माइनस का है Q4। तो फाइनली कितना हो जाएगा? Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 और माइनस Q4। इनकी कुछ भी वैल्यू हो सकती है, जैसे कि यहाँ पर 10 5 2 3, तो 10 5 15 2 3 5, तो माइनस कितना बचेगा? 10। इस टाइप से आएगा। ये आपके सिंपली 1 2 न्यूमेरिकल में आएगा, लेकिन ये इतना आता नहीं, जो आता है हम आपको बताएंगे। इस सिर्फ आपकी जानकारी के लिए, आपको पता भी होना चाहिए कि होता क्या है और क्या नहीं होता है, ठीक है ना।
तो ये तो इसका पहला गुण था, ठीक है ना। मुझे उम्मीद है कि आपने नोट कर लिया होगा। और इसके बाद में हम इसका सेकंड गुण स्टार्ट करेंगे, ठीक है। गुण नंबर बी है, उसको बोलते हैं आवेश का संरक्षण। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस पर आधारित एक पेपर में क्वेश्चन भी आता है, कभी कभार न्यूमेरिकल आता है। यहाँ तो आया ना आए, लेकिन आप यदि नेट और जैम का एग्जाम देंगे, जेई मेन का, तो वहां पर तो इसका सवाल पक्का ही आता है, ठीक है ना। और ये सेम इसी प्रकार से है जैसे आपने कक्षा 11 में पढ़ा होगा ऊर्जा संरक्षण का नियम। उसका क्या नियम है? उसका सीधा सा नियम है कि ऊर्जा को न तो नष्ट कर सकते हैं और न ही उत्पन्न कर सकते हैं, केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। सेम ऐसे ही आवेश के साथ में भी होता है कि आवेश को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है, लेकिन क्या होता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। सेम वही कंडीशन इसके साथ में भी है। फिर कुछ बच्चों का सवाल होगा कि सर आवेश तो खत्म हो जाता है, जैसे कि हमने मानने की बात है अपने मोबाइल को चार्जिंग किया है, तो मोबाइल तो थोड़ी देर बाद उसका मतलब जब हम उसको यूज कर लेते हैं तो मोबाइल तो डाउन हो जाता है, यानी कि उसका चार्जिंग खत्म हो जाता है। तो फिर आवेश तो नष्ट हो गया है। लेकिन वास्तव में देखो इसमें एक लाइन और भी लिखी होती है, उसमें क्या लिखा है कि आवेश को केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, मतलब वो नष्ट नहीं होता है। अगर सपोज कीजिए आपने अपने मोबाइल को यूज किया है और आप अपने मोबाइल को यूज कर रहे हैं, तो आपने जो आवेश को चार्जिंग किया है, तो आपने अपने फोन में मोबाइल में वीडियो गेम भी खेले हैं, वीडियो भी देखी है, अगर वगैरह जो जो भी किया है, तो वो सभी वो जो आवेश था, जो आवेशित ऊर्जा थी, वो किस किस में कन्वर्ट हो गई है आपकी? वो आपके क्या ना वीडियो गेम करने में, उसको साउंड देने में, मोबाइल गेम खेलने में, वीडियो प्ले करने में, इस टाइप से करके मतलब कुल मिला के आपकी प्रकाश ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा इत्यादि में वो बदल गई है। मतलब था आपके पास में आवेश ही, लेकिन वो कन्वर्ट हो गया है। लेकिन आपको लगता है कि आवेश खत्म हो गया, लेकिन खत्म नहीं होता है। वो क्या होता है, सिर्फ एक रूप से इसका दूसरा रूप कन्वर्ट हो गया। सेम ऐसे होता है। तो इसके बारे में भी आप लोग क्या लिखेंगे? ये लिखेंगे कि इसके अनुसार, जैसे आप लोग कक्षा 11 में भी लिखते हैं, इसके अनुसार ये लिख के गैस करके नई लाइन से इन्वर्टर को हम स्टार्ट करेंगे। आवेश को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है। केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, जैसे कि आपको बता रहे हैं हमने, है ना। हम आपको उसका एग्जांपल भी दिखाएंगे। हम आपको इसका वो एग्जांपल दिखाएंगे जो सीधा जिसके बेस पर क्या नाम इसका न्यूमेरिकल भी आता है, ठीक है ना। तो इन्वर्टेड कॉमा बंद हुआ, फुल स्टॉप। ध्यान से रखना कि पहले कॉमा बंद होता है, बाद में फुल स्टॉप लगाया जाता है। इस नियम को विशेषकर ध्यान रखना, क्योंकि बच्चे अक्सर इसमें बहुत ज्यादा गलती करते हैं एग्जांपल के तौर पर। जैसे कि सपोज कीजिए आपके पास में दो चालक है, इस टाइप से करके, एक पर सपोज कीजिए Q1 आवेश है, एक पर Q2 आवेश है। आप इसको ऐसा समझो कि आपके पास में दो बैटरी है, एक है 80% और एक है कुल 20%। इसको आप ऐसे समझेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, अब तो नहीं होता, लेकिन क्योंकि अब तो जमाना स्मार्टफोन का, AI का जमाना है। पहले जमाने में जब नोकिया के मोबाइल्स थे, तो लोगों को बैटरी चार्जिंग की बड़ी समस्या रहती थी, क्योंकि लाइट भी नहीं आती थी, तो चार्जिंग की बहुत बड़ी समस्या रहती थी। तो तब कई प्रकार से बहुत तरीके होते थे यूज करने के, कि हम क्या करते थे, जैसे कि आपके पास में मोबाइल है, उसकी बैटरी निकाली, जो चार्जिंग वाली बैटरी है उसका तार उसमें जोड़ा, तो वो दोनों बराबर बराबर चार्जिंग हो जाती थी। उसका एक बहुत बढ़िया एग्जांपल आप लोग अपने घरों में जो यूज करते हैं ना आज के ज़माने में, पावर बैंक में भी आवेश कन्वर्ट होता है, तो उसको आप लगाते हैं बैटरी में, तो आपका चार्जिंग होने लगता है और वो बराबर डाउन होने लगता है। आपने देखा भी होगा, सिंपल सी बात है ना। तो ये भी इस तरह के पावर बैंक भी इसका एग्जाम्पल है। तो यही चीज है सेम। तो मानने की बात है, हमारे पास में दो चालक है, तो हमने माना कोई दो चालक है हमारे पास में। क्या चालक है? दो चालक है। चालक से मतलब होता है कोई बैटरी या कुछ भी जिसमें बिजली आती हो, लाइट आती हो। अब आपको मैंने बता दिया पहले से, ठीक है ना। तो पहले चालक पर जो आवेश है, पहले चालक पर आवेश, सपोज कीजिए आपके पास है Q1,
और जो दूसरा चालक है, दूसरे चालक पर आपके पास में आवेश है Q2। इनवर्टेड कॉमा का मतलब समझते हैं कि जो ऊपर है वही नीचे आएगा, सेम इसका मतलब ये होता है, ठीक है ना। तो अब हमारे पास में कुल आवेश कितना होगा, ध्यान दीजिए। तो हमारे पास में जो कुल आवेश होगा वो होगा Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2। अब सपोज कीजिए वही बात कि हमने इसको किसी वायर की सतह से जोड़ दिया, यानी कि हमने पावर बैंक को बैटरी से जोड़ दिया, सीधी सी बात, तो आपसे ऐसे समझिए। तो तब क्या होगा, यहां पर लिखेंगे हम तार जोड़ने के बाद। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जितना भी आवेश, समझ लीजिए इस पर 80 है, इस पर 20 है, तो 80 प्लस 20 100 अपॉन में 2, तो कितना करेंगे 50 आएगा। तो सेम यहां पर भी ऐसा ही होता है। तो तार जोड़ने के बाद में जो पहला चालक होगा, तो पहले चालक पर जो आवेश होगा वो कितना आएगा, वो सेम, देखो इसको हम Q1 डैश लेंगे, Q1 हमने पहले ले लिया क्योंकि अलग राशि हो जाएगी। तो ये क्या होगा, दोनों को जोड़ेंगे Q1 प्लस Q2 और दोनों का कितना हो जाएगा, आधा, यानी कि दोनों को जोड़ करके उसका आधा हो जाएगा। और जो दूसरे चालक पर आवेश है वो कितना होगा, वो भी आपके पास में Q2 डैश बराबर सेम इतना ही होगा, Q1 प्लस Q2 और बाई 2। अब हम देखेंगे कि इसका कुल आवेश कितना है। तो अब देखेंगे कुल आवेश इक्वल भी है नहीं, तो इसलिए कुल आवेश, तो जो कुल आवेश है Q इक्वल टू वो हो जाएगा Q1 डैश और प्लस Q2 डैश। Q बराबर Q1 डैश की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, ये रही है, क्या वैल्यू है Q1 प्लस Q2 और बाई 2। इसकी वैल्यू कितनी है Q1 प्लस Q2 बाई 2। तो दोनों को हम जोड़ेंगे तो Q इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास में 2Q1 प्लस Q2 और बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास में कितना है Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2। ध्यान दीजिए पहले भी वैल्यू इतनी थी आवेश की और बाद में भी इतना ही, तो इसका मतलब साफ सी बात है कंजर्वेशन में आवेश नहीं नष्ट होता है, सिर्फ वो कन्वर्ट होता है, यही बात इसमें सिखाई गई है। और इसके बेस पर एक न्यूमेरिकल होगा, बहुत अच्छा हम आपको करवाएंगे, वो नीट और जेईई मेन में तो पक्का ही आता है, हालांकि आपके बोर्ड एग्जाम में उसके चांसेस कम होते हैं क्योंकि थोड़ा सा बड़ा सवाल है, लेकिन बहुत अच्छा सवाल कभी कभी आ भी जाता है, ठीक है ना, हम आपको उसको बताएंगे। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, मुझे उम्मीद है कि आपने नोट कर लिया होगा, और आप लोग अपनी सुविधा के लिए इसको थोड़ा पॉज करके इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर कोई बच्चे बाद में अपने नोट्स बनाएंगे तो, ठीक है ना। तो ठीक है, तो ये हमारे पास में 2 हो चुके हैं, अब इसके बाद में चलेगा हमारा तीसरा गुण, ठीक है। अभी के हमारे पास में आवेश का क्वांटमीकरण, ये सबसे इंपॉर्टेंट है आवेश के, जो आपने अभी तक क्या नाम 3 गुण पढ़े हैं, और तीनों गुणों में से अगर मैं बात करूं तो ये सबसे इंपॉर्टेंट ही गुण है, क्योंकि इसका सवाल अक्सर पेपर में आता है। अक्सर क्या, मैं तो समझता हूँ कि हर साल ही आता है, 1 नंबर का सवाल तो हमेशा आता ही आता है इसका, क्वांटिजेशन का, क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज। आपको मैं इसको बहुत सिंपल तरीके से समझाऊंगा कि होता क्या है, ठीक है ना, क्योंकि इसको समझाने के कई तरीके हैं, लेकिन मैं बहुत इजीली समझाऊंगा। आप समझिए कि ये कोई चालक है और इस पर आवेश है, तो मैं क्या कर रहा हूं, इसके लगातार 2 हिस्से करता जा रहा हूं। अब 2 हिस्से करे, जो बचा उसके 2 हिस्से, उसके 2 हिस्से, उसके 2 हिस्से, मतलब कहने का ये है कि मैं इसको लगातार विभाजित करता जा रहा हूं। तो आपको अच्छे से पता होगा कि जब मैं इसको लगातार विभाजित करता जाऊंगा तो अंत में मुझे एक ऐसी वैल्यू मिलेगी कि जिसका विभाजन हो ही नहीं सकता, कभी ना कभी तो मिलेगी लास्ट में। तो वो जब विभाजित नहीं होगा, यानी कि वो होगा अविभाजित मान। कौन सा मान होगा, अविभाजित मान। और जो हमारे पास में आवेश का ऐसा मान प्राप्त होगा जिसका विभाजन नहीं होगा, मतलब वो अविभाजित मान होगा, उसी को बोलते हैं हम यहाँ पर मूल आवेश। क्या बोलते हैं उसको, मूल आवेश। और यही जो घटना है आपकी पूरी की पूरी कहलाती है आवेश का क्वांटमीकरण। फिर एक सवाल है, देखो इसमें एक शब्द आया है क्वांटम, किसका क्वांटम का मतलब क्या होता है। अगर आप लोगों ने कक्षा 11 में एक सिद्धांत है प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत, यदि आप लोगों ने पढ़ा होगा तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि किसी भी ऊर्जा, कोई भी वस्तु ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों के रूप में करती है, और वो जो छोटा सा पैकेट होता है उसी को हम क्वांटा बोलते हैं, है ना। क्वांटा मतलब एक बहुत छोटा, एक सूक्ष्म पैकेट ऑफ एनर्जी, है ना, एक बहुत माइक्रो पैकेट ऑफ एनर्जी, वही होता है आपके पास में क्वांटा, ठीक है ना। तो सेम वहीं से ये थोड़ी आई है, तो यहाँ पर भी आवेश का क्वांटा मतलब बहुत सूक्ष्म मान आवेश का, तो वही चीज है, वही है क्वांटम, सेम टू सेम। वही छोटा सा पैकेट वहां पे एनर्जी का पैकेट है और यहाँ पर आवेश का पैकेट है, ठीक है ना। और मैंने बताया ना कि वो जो अविभाजित मान है उसको यहाँ पर बोल दिया, वहां पर तो बोल देते हैं उसको क्वांटा यानी कि ऊर्जा का पैकेट, और यहाँ पर उसको बोल देते हैं मूल आवेश। क्या बोलते हैं इसको, मूल आवेश। यहीं से देखो वो भी धारणा आएगी, यहाँ से एक डेफिनेशन और भी निकल जाएगी आपके साथ साथ में। तो हम जब इसकी परिभाषा लिखेंगे, हम आपको बहुत अच्छे से परिभाषा लिखवाएंगे इसकी, तो आप लिखना शुरू कीजिए।
यदि हम किसी चालक के आवेश को लगातार विभाजित करते जाए तो अंत में हमें आवेश का एक ऐसा मान प्राप्त होगा जिसका विभाजन नहीं किया जा सकता। आवेश के इस अविभाजित मान को ही मूल आवेश, एक नई डेफिनेशन मिल गई आपको मूल आवेश की, ठीक है ना, मूल आवेश कहते हैं, ठीक है। और इसे स्मॉल ई से प्रदर्शित करते, ये तो आप लोग स्मॉल ई के बारे में बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। इसका मान निम्न है, ठीक है, मान तो आपको पहले से ही पता है, इसका ऐसे कुछ नहीं है कि आपको मान नहीं पता इसके बारे में, क्योंकि आप इलेक्ट्रॉन पर आवेश बहुत समय से पढ़ते आ रहे हैं, है ना, जिसकी वैल्यू है इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्ब। ये मान है। वैसे तो ये इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, लेकिन ये आवेश की क्वांटिजेशन के अनुसार ये मूल आवेश होता है, और जिसकी वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्ब होती है, ठीक है ना। तो यहां से आपको एक सिंपल सी परिभाषा मूल आवेश की भी मिल चुकी है। और देखो यहीं से एक बात और स्पष्ट हो गई है कि क्वांटिजेशन के अनुसार यदि आप लोग किसी वस्तु को या चालक को आवेश देंगे तो वह हमेशा ई के पूर्ण गुणज के रूप में ही होगा, क्योंकि इससे छोटा अलाउड नहीं है, और क्योंकि इससे छोटा होता नहीं है, तो सीधी सी बात है कि यदि आप लोग इस वस्तु को भी आवेश देंगे तो या तो आप 1 ई देंगे, 10 ई देंगे, 20 ई देंगे, 30 ई देंगे, ऐसा नहीं है कि आप इसका आधा ई दे देंगे, क्योंकि इससे छोटा तो हो ही नहीं सकता है। ना तो ये पॉइंट में चलेगा, ना ये आधा चलेगा, ना ये डिवाइड होगा, कुछ नहीं होगा, जो भी होगा इसका सिर्फ पूर्ण गुणज ही होगा। तो इससे एक बात और भी स्पष्ट होती है, वो आप लिखेंगे, इससे यह भी स्पष्ट होता है कि यह भी स्पष्ट होता है कि किसी भी चालक हो या फिर वस्तु हो, आवेश सदैव ई के पूर्ण गुणज के रूप में ही दिया जा सकता है ना। मुझे उम्मीद है कि आप साथ साथ में मेरे नोट भी कर रहे होंगे। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि Q इक्वल टू एन ई, और जहां n की वैल्यू है 1 2 3 4, ठीक है, इस टाइप से करके कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और नीचे लिख देंगे, इसे ही आवेश का क्वांटमीकरण कहते हैं। यही चीज है आपका आवेश का क्वांटिजेशन, इसे ही आवेश का क्वांटमीकरण कहते हैं। और फाइनली एक बात और भी समझिए, आता है आपके पास में अब जो Q के फॉर्मूले हैं वो आपके पास में दो फॉर्मूले हो चुके हैं। Q इक्वल टू, एक तो आया था आपके पास में IT, और एक आता आपके पास में Q इक्वल टू NE। देखो ये आपके पास में दो फॉर्मूले आ चुके हैं, बहुत अच्छे। Q इक्वल टू IT भी है और Q इक्वल टू आपके पास में NE भी है। तो टोटल अब आपके पास में दो फॉर्मूले हो चुके हैं Q के, एक है Q इक्वल टू NE और एक है Q इक्वल टू IT। इसके बेस पे एक न्यूमेरिकल भी होगा, अक्सर पेपर में आ जाता है, ठीक है ना, वो हम आपको अभी करवाएंगे। मुझे उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको समझ में आ गया कि क्वांटिजेशन ने क्या क्या बताया। एक तो सबसे छोटा आवेश मूल आवेश है, और एक ने ये बात बताई है कि किसी भी वस्तु को हम आवेश जो दिया जाएगा
वो हमेशा ई के पूर्ण गुणज के रूप में ही दिया जाएगा। इसके विदाउट ना तो पॉइंट में अलाउड है, ना ही अपॉन में अलाउड है, मतलब ना तो डिवाइड में किसी भी चीज में अलाउड नहीं है, सिर्फ पूरी गुणा के रूप में ही अलाउड है, मतलब पूरा नंबर ही अलाउड है। आप इसको आधा या पॉइंट में बिल्कुल भी नहीं दे सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपने ये नोट कर लिया होगा। इसके बाद में हम इस पर आधारित एक न्यूमेरिकल क्या, एक छोटा सवाल आता है एक नंबर का, और वो आपको पता भी होना चाहिए, ठीक है ना। तो मैं आपको वो सवाल बताता हूँ। सवाल ये आता है, निम्न में से कौन सा आवेश किसी वस्तु ओब्लिक चालक, दोनों चीज को नहीं दिया जा सकता है। देखिए आपको दे रखा है 2.0 ई कोमा, ये प्लस की है, माइनस के 11 ई, प्लस के 250 ई और माइनस के 6.6 ई, ठीक है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा आवेश किसी चालक को नहीं दिया जा सकता है, और साथ में सपोज कीजिए उसने ये भी पूछ लिया है, क्यों? क्योंकि अगर ऑप्शनल पूछेगा तो सिर्फ 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी ऐसे लिख देगा वो। अगर बाय चांस आपको सिंपल सा सवाल पूछेगा नंबर में, वो भी एक नंबर का ही है, तो तब ऐसा आएगा उसमें ये भी 4 ऑप्शन है। तो आपको इसमें से आंसर लिखना है कि कौन सा दिया जा सकता है और कौन सा नहीं, और साथ में आपको क्यों भी बताना है। क्यों का तो देखो आपको समझ में आ गया होगा देख के कि देखो इसको भी दे सकते हैं क्योंकि ये पूरी संख्या है, ये भी पूरी संख्या है, इसको भी दे सकते हैं। 250 ई भी पूरी संख्या है, इसको भी हम दे सकते हैं, ठीक है ना। और माइनस का 6.6, अब देखो यहां पर हो गया पॉइंट वाली संख्या, मतलब इसको हम बिल्कुल भी नहीं दे सकते। मैंने बताया था कि पॉइंट या अपॉन में तो अलाउड भी नहीं है, क्योंकि अगर ये 6 बाई ऐसे होता 5 तो तब भी अलाउड नहीं था, है ना। चाहे 6.6 हो और चाहे 6.6 हो या फिर 6/5 हो, कुछ भी हो, मतलब पॉइंट और अपॉन वाला तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। तब अलाउड है अगर इसके अपॉन में 6/2 होता तो 2/6 अपॉन यानी कि 3 आ गया था, तब तो अलाउड है, सीधी बात है, क्योंकि उसको काट के यदि पूरी संख्या आती तब तो अलाउड है। तो देखो सपोज करो अगर ये बाई चांस ये ऐसा होता कि 6/2 तो 2 तिया 6, तो इसका मतलब फिर तो 3 आता तब तो ये अलाउड था। लेकिन अगर ये 6/5 है तब भी अलाउड नहीं है, ठीक है ना। तो यहां पर आपके पास में कितना है 6.6, तो ये अलाउड नहीं है। तो आप जब इसका आंसर लिखेंगे, ठीक है ना, एक नंबर का आंसर है, एक नंबर का सवाल है, आपको एक नंबर का सवाल का आंसर लिख रहे हैं, बस एक मिनट से फालतू नहीं लगनी चाहिए। कैसे लिखेंगे आप आंसर? माइनस का 6.6 ई, आंसर तो आ गया है ना। अब क्यों का जवाब, क्योंकि क्यों का जवाब भी हो सकता है कि आपसे पूछ ले, तो क्यों में आप क्या लिखेंगे? क्योंकि आपने अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया है, क्योंकि आवेश के क्वांटमीकरण किसके अनुसार है भाई? आवेश के क्वांटमीकरण के अनुसार क्या नियम है बताओ? किसी भी चालक को, ये आप इसमें ये बात लिखेंगे जरूर, ठीक है ना, किसी भी चालक को आवेश सदैव ई के पूर्ण गुणज के रूप में ही दिया जा सकता है। तो यहां पर ये आपका एक नंबर का सवाल पूरा हो चुका है। अगर वो क्यों का जवाब भी पूछता है तो क्यों का जवाब हमेशा सवाल में चाहे संख्या कुछ भी बदले यही रहेगा, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि ये सवाल कैसे हुआ। अब देखिए जो आपके पास में आपको एक लास्ट में फॉर्मूला मिला था Q इक्वल टू आई टी और Q इक्वल टू एन ई, है ना। तो इसके बेस पर भी आपके पेपर में एक बहुत अच्छा सवाल आता है 2 नंबर का, ठीक है ना। जैसे कि सवाल तो कोई भी आ सकता है, लेकिन मैं आपको एक सवाल बताता हूं, क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है ना। देखिए हम आपको जितने भी आप आर्टिकल करेंगे, फॉर्मूले पढ़ेंगे, उस पर बेस का हम आपको सवाल जरूर बताएंगे कि उसके आधार पर सवाल कैसे सोल्व होगा, ठीक है ना। और फिर जब ये सवाल हो जाएगा तो फिर सभी के सभी सवाल पूछे जाए, फिर हम बाद में करवाएंगे आपको मिसलेशियस क्वेश्चन, यानी कि मिश्रित, कुछ ऐसे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ हाई लेवल के सवाल करवाएंगे आपको, ठीक है ना। तो पहले तो हम आपको बेसिक सवाल बताएंगे जो आपके फॉर्मूले पर हैं, उसके बाद में फिर हम आपको हाई लेवल के क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है ना। तो इसमें देखिए इसका सवाल क्या आता है। सवाल यह है कि यदि किसी चालक पर -1 कूलम, कितना है? -1 कूलम आवेश
है तो इस पर कितने इलेक्ट्रॉन अधिक या कम होंगे? बहुत अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट है, अक्सर पेपर में पूछा भी जाता है ना, इस टाइप का सवाल है। और यहाँ पर ये संख्या तो कुछ भी आ सकती है, सवाल का तरीका एक ही है, ठीक है ना। तो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, हम आपको उसको करवाएंगे, लेकिन ये जो सवाल है आपको अगली क्लास में करवाया जाएगा, क्योंकि इसकी ये पहली क्लास है इस चैप्टर की। इस चैप्टर की टोटल लगभग 15 से 20 क्लास होगी, यह इसकी पहली क्लास थी केवल। तो इसमें इससे अगली क्लास में ये हम आपको सवाल करवा देंगे। साथ में आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और आपको जो भी इस चैप्टर में, जो इस पहली क्लास में जो भी आपका सवाल है, आप हमें कमेंट में जरूर बताइए कि हमें ये पूछना कि हमें जो भी चीज़ समझ में नहीं आई है। साथ में हमारा टेलीग्राम चैनल भी बना हुआ है, जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उससे जुड़िए और अपनी समस्या हमें लिख करके पेज पर भी बता सकते हैं कि हमारी ये समस्या है, क्या क्या समस्या आएगी, ताकि भविष्य में हम आपकी समस्याओं का बेहतर से बेहतर इलाज कर सके, मतलब बेहतर से बेहतर समाधान हो जाएगा। तो वो आपके लिए भी अच्छा रहेगा, हमारे लिए भी अच्छा रहेगा, ठीक है ना। तो और देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हम आपसे किसी प्रकार की कोई फीस नहीं ले रहे हैं, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है, आप लोगों के लिए स्पेशली। बाकी हम आपको भविष्य में बहुत सारी बातें करेंगे आपसे, क्योंकि अभी तो ये शुरुआत ही हो रही है। तो ये पहली क्लास आपकी कंप्लीट हो गई है, उम्मीद है कि आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब करेंगे, ताकि जब अगली वीडियो आए तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।